नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सार्क के बारे में आप बात करेंगे। तो सार्क का इंट्रोडक्शन, सार्क के मेंबर, सार्क का एरिया ऑफ कोऑपरेशन, ऑब्जेक्टिव्स, प्रिंसिपल ऑर्गन्स, अचीवमेंट्स, स्पेशलाइज्ड बॉडीज, इसको मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो में डिस्कस करूं। और दूसरी वीडियो में वाई इंडिया नीड्स अ स्ट्रॉन्ग सार्क, पाकिस्तान की क्या प्रॉब्लम है, इंडिया के क्या एफर्ट्स रहे हैं सार्क में और वे फॉरवर्ड क्या है। देखिए, पीपीटी बहुत बड़ी है, एक पीपीटी में ये सारे टॉपिक्स कवर नहीं हो सकते, तो मुझे मजबूरन दो पीपीटीज बनानी पड़ेंगी, मतलब दो वीडियोस अलग अलग बनानी पड़ेंगी एक इस पीपीटी के टॉपिक को कवर करने के लिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सार्क के इंट्रोडक्शन के साथ। तो भाई ये एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। अक्सर कर न्यूज़पेपर्स में आप इसके बारे में सुन रहे होंगे। एक जियोपॉलिटिकल यूनियन है साउथ एशिया में। साउथ एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, तो यहाँ उनके नाम लिखे हुए हैं। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो आप इसको याद कैसे रखोगे, तो BBIN याद रखिए। अगर आपको BBIN याद है तो इसमें बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल तो कवर हो ही जाता है। अब अगर आप इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में चले जाओ तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान आता है, ठीक है भाई। और उसके अलावा अगर आप इंडियन ओशन में चले जाओ तो आपका मालदीव्स और श्रीलंका आता है। तो हो गई ना सारी कंट्रीज, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, BBIN, पाकिस्तान, अफगानिस्तान नॉर्थ वेस्ट में, और इंडियन ओशन में मालदीव्स और श्रीलंका। पूरी दुनिया में अगर सार्क के स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो ये 3% ऑफ वर्ल्ड्स एरिया को ऑक्युपाई करता है। 21% दुनिया की आबादी सार्क कंट्रीज में रहती है। और 4.21% $3.67 ट्रिलियन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी सार्क में है। ठीक है भाई, ये जो $3.67 ट्रिलियन का फिगर है ना, ये नॉमिनल फिगर है। दिस इज नॉट परचेजिंग पावर पैरिटी, याद रखिएगा। सार्क को फाउंड कब किया गया था, तो ढाका में फाउंड किया गया था 8 दिसंबर 1985 1985 को। इसका जो सेक्रेटेरिएट है, सेक्रेटेरिएट मतलब सचिवालय, सचिवालय मतलब जहाँ से सार्क का सारा काम चलता है, वो नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। ये ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को और रीजनल इंटीग्रेशन को आगे बढ़ाता है। सार्क के परमानेंट डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेशन हैं यूनाइटेड नेशंस के साथ। तो भैया सार्क यूनाइटेड नेशंस में एक ऑब्जर्वर है, और बहुत सारी अलग अलग एंटिटीज के साथ सार्क ने अपने लिंक्स इस्टेब्लिश कर सकते हैं, इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन। तो सार्क के यूनाइटेड नेशंस के साथ तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं ही, साथ साथ बहुत अलग मल्टीलैटरल एंटिटीज के साथ भी सार्क के लिंक्स हैं, यूरोपियन यूनियन को मिला के। सार्क में मेंबर स्टेट्स कौन कौन से, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये हमने देख लिए। सार्क में 9 ऑब्जर्वर्स हैं। ये ऑब्जर्वर कौन कौन से, ये समझना जरूरी है। एक है ऑस्ट्रेलिया, जो नक्शे में यहाँ नजर आ रहा है। एक है चाइना, जो कि नक्शे में यहाँ नजर आ रहा है। एक है यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन पूरा इलाका भाई, बहुत सारी कंट्रीज हैं इसमें। एक है ईरान, तो ईरान यहाँ पे कहाँ नजर आ रहा है, ये रहा भाई आपका ईरान। एक है आपका जापान, जापान कहाँ नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है जापान। एक है रिपब्लिक ऑफ कोरिया, तो रिपब्लिक ऑफ कोरिया पहुंच जाएगा, तो ये रहा रिपब्लिक ऑफ कोरिया। साउथ कोरिया की बात हो रही, ऊपर की तरफ उत्तरी कोरिया है, तो ये साउथ कोरिया की बात हो रही है। फिर एक है मॉरिशस, तो मॉरिशस भाई पहुंच जाओगे आप यहाँ कहीं पे, ओके। इंडियन ओशन में म्यांमार, तो इधर पहुंच गए। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो बिल्कुल ही इसमें थोड़ा दिख नहीं रहा है, USA। तो ये बेसिकली ऑब्जर्वर्स हैं सार्क में। सार्क कौन कौन से इलाके में कॉपरेट करता है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और टूरिज्म में सार्क का कॉपरेशन है। एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट में सार्क कॉपरेट करता है। एनवायरमेंट, नेचुरल डिजास्टर्स और बायोटेक्नोलॉजी में कॉपरेट करता है। इकोनॉमिक, ट्रेड और फाइनेंस में, सोशल अफेयर्स में, इंफॉर्मेशन एंड पॉवर्टी एलिविएशन में, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन, सिक्योरिटी एंड कल्चर एंड अदर्स में सार्क कॉपरेट करता है। ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं सार्क के। क्या ऑब्जेक्टिव है, पहला ऑब्जेक्टिव साउथ एशिया के लोगों की भलाई और उनकी जिंदगी जीने की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना। इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस और कल्चरल डेवलपमेंट को बढ़ाना, और पूरे रीजन में ये सोशल प्रोग्रेस करनी है, ये कल्चरल डेवलपमेंट करनी है, ये इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है। सारे इंडिविजुअल्स को अपॉर्चुनिटी देनी है कि वो अपनी लाइफ डिग्निटी के साथ जी सकें, पूरे पोटेंशियल तक जी सकें। म्यूचुअल ट्रस्ट डेवलप करना, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझ के मदद करना। मदद करने के लिए आपको एक्टिव कोलैबोरेशन करना पड़ेगा, एक दूसरे को म्यूचुअल असिस्टेंस देना पड़ेगा, इकोनॉमिक फील्ड में, सोशल फील्ड में, कल्चरल फील्ड में, टेक्निकल फील्ड में, साइंटिफिक फील्ड में। कॉपरेशन स्ट्रेंथन करना पड़ेगा दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज के साथ। इंटरनेशनल फॉरम्स में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। इंटरनेशनल और रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। सार्क कौन कौन से प्रिंसिपल ऑर्गन्स के थ्रू ऑपरेट करता है, तो पहला प्रिंसिपल ऑर्गन है मीटिंग ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट्स ऑफ गवर्नमेंट। तो मतलब कि जो अलग अलग मेंबर कंट्रीज हैं, जिनको आप बोल सकते हो
स्टेट या फिर गवर्नमेंट, इनके जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं, हेड ऑफ गवर्नमेंट है यानी प्राइम मिनिस्टर, ये सब मिलेंगे समिट लेवल पे। यानी हर साल सार्क की एक मीटिंग होगी और वहाँ पे ये सारे प्राइम मिनिस्टर्स आपस में मिलकर बातचीत करेंगे। पिछले कई सालों से सार्क की हेड ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग नहीं हो पाई है, ठीक है ना, ड्यू टू इश्यूज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जिसको हम इसके बाद वाले वीडियो में देखेंगे। फिर सार्क का एक और प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन है, या प्रिंसिपल ऑर्गन है जिसको आप बोल सकते हो स्टैंडिंग कमेटी ऑन फॉरेन सेक्रेटरीज। तो भाई जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन फॉरेन सेक्रेटरी है, जो विदेश सचिव होते हैं, विदेश मंत्रालय के जो सचिव होते हैं हर कंट्री के विदेश मंत्रालय के, वो मिलेंगे। ओवरऑल देखेंगे कि भाई सार्क की क्या प्रायोरिटी है, सार्क में रिसोर्सेज को किस प्रकार से मोबिलाइज किया जा सकता है, प्रोजेक्ट्स और फाइनेंसिंग को अप्रूवल देना, ओवरऑल सार्क कैसे काम कर रहा है उसको मॉनिटर करना, उसको कोऑर्डिनेट करना। फिर सार्क का सेक्रेटेरिएट, मतलब जहाँ पे सार्क की सारी कागजी वाली डीलिंग्स होती हैं, जहाँ पे सारी कागजी बातचीत होती है, एक तरीके का हेडक्वार्टर जहाँ से सार्क की सारी फंक्शनिंग को कोऑर्डिनेट किया जाता है। ये जो सार्क का सेक्रेटेरिएट है, इसको काठमांडू में स्टैब्लिश किया गया 16 जनवरी 1987 को, 16 जनवरी 1987 को। और ये सार्क ऑफिशियली बना कब था, तो सार्क ऑफिशियली बना था आपका 1985 में, ठीक है भाई। 8 दिसंबर 1985 को सार्क को फाउंड किया गया, ढाका में फाउंड हुआ। और सेक्रेटेरिएट इसका कहाँ बनाया गया, तो काठमांडू बनाया गया। क्या काम है सेक्रेटेरिएट का, टू कोऑर्डिनेट एंड मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सार्क एक्टिविटीज, सर्विस द मीटिंग्स ऑफ द एसोसिएशन एंड सर्व एज अ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन सार्क एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो सार्क और दूसरे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में बीच में एज अ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन काम करेगा ये सार्क का सेक्रेटेरिएट। सार्क के सेक्रेटेरिएट में सेक्रेटरी जनरल बैठता है, 7 डायरेक्टर्स हैं और कुछ जनरल सर्विसेज स्टाफ जो कि इनके काम करने में मदद करते हैं। सार्क की कुछ स्पेशलाइज्ड बॉडी हैं, जैसे कि एक है सार्क डेवलपमेंट फंड। सार्क डेवलपमेंट फंड क्या बोलता है, इसमें जो पैसा है उस पैसे से प्रोजेक्ट बेस्ड कोलैबोरेशन किया जाता है। यानी इन देशों में जहाँ जहाँ पे भी पोवर्टी एलिवेशन की फील्ड में, डेवलपमेंट की फील्ड में पैसे की ज़रूरत है, सोशल कोई आउटकम से रिलेटेड कोई चीज़ है, सोशली आपको मतलब सोशल सेक्टर में इन्वेस्ट करके माल न्यूट्रिशन कम करना है मान लीजिए, या एजुकेशन के लिए काम करना है, तो उसके लिए सार्क डेवलपमेंट फंड से पैसा निकाल के इन्वेस्ट किया जा सकता है। सार्क डेवलपमेंट फंड को एक बोर्ड गवर्न करता है, ठीक है ना भाई। और इस बोर्ड में रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑफ द मेंबर स्टेट्स। तो भैया सार्क डेवलपमेंट फंड होगा, इसमें होगा पैसा, पैसे की डीलिंग है तो एक सेंसिटिव मैटर है, तो इसको गवर्न करने के लिए एक बोर्ड बनाया गया है जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सारे मेंबर ऑफ स्टेट्स के, मतलब जितने भी 8 मेंबर स्टेट्स हैं सार्क में, उनके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के रिप्रेजेंटेटिव होंगे इस बोर्ड में। और ये बोर्ड ओवरऑल कैसे काम करेगा, इसके लिए एसडीएफ का एक गवर्निंग काउंसिल बनाया गया और गवर्निंग काउंसिल में फाइनेंस मिनिस्टर होंगे। तो मतलब 2 लेयर्स रखी गई हैं। सार्क डेवलपमेंट फंड को देखेगा कौन, तो सार्क डेवलपमेंट फंड को देखेगा बोर्ड। इस बोर्ड में फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ ऑल 8 सार्क कंट्रीज अपना अपना रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करेंगी। ये बोर्ड जिस प्रकार से काम कर रहा है उसको ओवरसी कौन करेगा, गवर्निंग काउंसिल ऑफ द एसडीएफ यानी सार्क डेवलपमेंट फंड। और ये गवर्निंग काउंसिल में सारे फाइनेंस मिनिस्टर होंगे। और ऑब्वियस सी बात है, फाइनेंस मिनिस्टर हैं अलग अलग कंट्रीज के, तो ये हर छोटी मोटी चीज़ में तो अपना इंटरफेरेंस करेंगे नहीं, कोई बड़ा इशू होगा तो ही फाइनेंस मिनिस्टर प्ले में आएंगे। फिर सार्क के अंदर एक यूनिवर्सिटी बनाई गई है, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी। ये एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, इंडिया में लोकेटेड। इसकी जो डिग्री और सर्टिफिकेट्स हैं ये इंडिया में और बाकी कंट्रीज में जो डिग्री सर्टिफिकेट्स हैं उसके इक्विवेलेंट ही होंगे। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन का जो सेक्रेटेरिएट है वो है ढाका, बांग्लादेश। काम क्या है इसका, बहुत ध्यान से सुनिएगा। It was established to achieve and enhance coordination and cooperation among SAARC member states in the field of standardization and conformity assessment, and is aimed to develop harmonized standards for the region to facilitate inter-regional trade. देखिए, जब भी 2 कंट्रीज के बीच में ट्रेड होता है ना, तो ट्रेड में बहुत अलग अलग प्रकार के मर्चेंटाइज गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है। अभी एक कोई गुड किसी एक कंट्री में प्रोड्यूस किया गया, उसको दूसरे कंट्री में भेज रहे हैं, तो दूसरे कंट्री के नॉर्म्स को वो गुड सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड आप कह सकते हो फैक्टर होता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया के अल्फांसो मैंगो, पहले जब इनको यूरोपियन यूनियन में एक्सपोर्ट किया जाता था तो यूरोपियन यूनियन ने थोड़ा बैन लगा दिया। इन्होंने बोला कि जो इंडिया के अल्फांसो मैंगो है इनके अंदर जो केमिकल्स ज़्यादा हैं तो ये हमारे नॉर्म्स को फुलफिल नहीं करते। तो भाई पाकिस्तान में कोई चीज़ बनी वो इंडिया में बिक रही है, इंडिया में कोई चीज़ बनी वो भूटान में बिक रही है। तो इन कंट्रीज़ के जो लोकल नॉर्म्स हैं, दूसरी कंट्री से जो सामान इन कंट्रीज में आ रहा है, क्या वो नॉर्म्स को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे रीजनल स्टैंडर्ड सेटअप करने के लिए एक साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, ताकि जो 8 सार्क कंट्रीज हैं इनके बीच का जो ट्रेड है इसको थोड़ा रेशनलाइज किया जा सके,
एक देश में बनने वाली चीज दूसरे देश में मान्य होगी, इसके लिए जो ट्रेड मार्किंग है, जो स्टैंडर्ड्स है, वो ये स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करेगा। कौन? साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। फिर बात करते हैं सार्क के आर्बिट्रेशन काउंसिल की। सार्क का आर्बिट्रेशन काउंसिल इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी। इसका ऑफिस है पाकिस्तान में। इसका काम है क्या है? इट इज मैंडेटेड टू प्रोवाइड अ लीगल फ्रेमवर्क फोरम विद इन द रीजन फॉर फेयर एंड एफिशिएंट सेटलमेंट ऑफ कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल, ट्रेड, बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट एंड सच अदर डिस्प्यूट्स एज मे बी रिफर्ड टू इट बाय द मेंबर स्टेट्स एंड देयर पीपल। तो इस आर्बिट्रेशन काउंसिल के नाम से आपको पता चल जाना चाहिए कि आर्बिट्रेशन करेगा। आर्बिट्रेशन का मतलब क्या है कि भाई लीगल डिस्प्यूट हो गया, ये लीगल डिस्प्यूट दो कंट्रीज के बीच में हो सकता है, या ये लीगल डिस्प्यूट उन कंट्रीज में काम करने वाली जो इंडस्ट्रीज हैं, जो कोई कंपनी है, कोई बैंकिंग सेक्टर, उसके बीच में हो सकता है। तो हो सकता है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का इंडिया की स्टेट बैंक के साथ कोई इशू हो जाए किसी ट्रेड डील के अंदर, जो कि सार्क के ओवरऑल फ्रेमवर्क के अंदर साइन हुई है, तो उसके लिए केस कहां जाएगा? सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल में आएगा। तो भाई कॉमर्शियल इश्यूज, इंडस्ट्रियल इश्यूज, ट्रेड, बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, इससे रिलेटेड अगर कोई भी इशू है तो उसके लिए मांडवली कहां पे होगी? उसके लिए निगोसिएशन सेटलमेंट कहां पे होगा? सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल में। और सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल का ऑफिस कहां पे है? पाकिस्तान में। फिर सार्क के कुछ अचीवमेंट्स भी हैं। सबसे पहला अचीवमेंट फ्री ट्रेड एरिया। देखिए सार्क एक कंपैरेटिवली नया ऑर्गेनाइजेशन है। आप सोचिए वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ ये सब कब बने थे? 1945 में। सार्क कब बना है? 1985 में। तो ओवरऑल इंटरनेशनल एरिना में देखेंगे तो सार्क कंपैरेटिवली न्यू है। न्यू होने से फर्क नहीं पड़ता है, ये जो मेंबर कंट्रीज हैं सार्क की 8, ये आपस में एक दूसरे के साथ कितना मिंगल होने को तैयार हैं, इस चीज़ से फर्क पड़ता है। और इस मिंगल होने के लिए एक फ्री ट्रेड एरिया का कंसेप्ट बनाया गया। फ्री ट्रेड एरिया का मतलब क्या होता है कि भाई ये जो 8 कंट्रीज हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ बहुत तेज़ी से ट्रेड कर सके, इनका जो इंटरनल ट्रेड है वो बहुत तेज़ी से हो, तो इसके लिए एक फ्री ट्रेड एरिया बनाया गया। और एक साफ्टा साइन किया गया, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये जो साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था, देखिए ट्रेड दो प्रकार का होता है, ट्रेड गुड्स में भी होता है और ट्रेड सर्विसेज में भी होता है। गुड्स को आप यहाँ पे मर्चेंडाइज भी बोल सकते हो, मतलब कि मान लीजिए कपड़ा एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया, स्टील एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया, कार एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया, कोई भी चीज़, कोई भी टेंजिबल एसेट जो आपको सामने नजर आ रहा है उसको आपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया, तो वो तो गुड्स का ट्रेड हो गया। एक होता है सर्विसेज का ट्रेड। सर्विसेज का ट्रेड का मतलब क्या हो गया कि पाकिस्तान में कोई टेलीफोन की कंपनी है और वो अपने कस्टमर्स को कस्टमर केयर की सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो वो कस्टमर केयर की सर्विस के लिए कॉल सेंटर इंडिया में खुल जाए, तो इंडिया के कॉल सेंटर के थ्रू सर्विस प्रोवाइड कर रहा है पाकिस्तान की उस टेलीकॉम कंपनी को, तो ये क्या हो गया? ये सर्विस का एक्सपोर्ट हो गया इंडिया की तरफ से। तो ये जो साफ्ता था, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, दिस वॉज ओनली कन्फाइंड टू गुड्स। ये सिर्फ गुड्स के एक्सपोर्ट इंपोर्ट को देखता था, सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी साफ्ता के एम्बिट के अंदर नहीं था। साफ्ता का एग्रीमेंट क्या बोलता था कि भाई 2016 तक जो कस्टम ड्यूटीज है 8 इन ट्रेडिंग पार्टनर्स के बीच में, इसको हम 0 पे ले आएंगे। फिर भाई क्या सर्विस सेक्टर में सार्क कंट्रीज ने आपस में कुछ किया? बिल्कुल किया। सार्क एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज, तो ये जो सैटिस सार्क एग्रीमेंट था सर्विसेज पे, ये दिसंबर 2012 में आया। इसमें बोला गया कि इंटर रीजनल इन्वेस्टमेंट ट्रेड लिबरेशन होगा सर्विस सेक्टर में। ज़्यादा कुछ हुआ नहीं दोस्तों, ज़्यादा कुछ क्यों नहीं हुआ ये मैं बताऊंगा आपको। फिर एक साप्ता साइन हुआ, साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट, ताकि मेंबर कंट्रीज के बीच में ट्रेड को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया जा सके। 1995 प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग मतलब कि ये 8 कंट्रीज एक दूसरे को एक ट्रेड में ज़्यादा प्रेफरेंस देंगी। फिर एक है सार्क फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑन एनर्जी कॉपरेशन, ये इलेक्ट्रिसिटी में। तो 18वीं सार्क समिट हुई जो काठमांडू में, वहाँ पे एग्रीमेंट में ये बोला गया कि इलेक्ट्रिसिटी का क्रॉस बॉर्डर ट्रेड होगा। ऑब्वियस सी बात है, जिसमें अलग अलग कंट्रीज के लॉज रूल सब अप्लाई होंगे, बट क्रॉस बॉर्डर ट्रेड होगा इलेक्ट्रिसिटी का। फिर एक मोटर व्हीकल एग्रीमेंट साइन हुआ, एक रेलवेज एग्रीमेंट साइन हुआ। ओके, हालांकि मोटर व्हीकल एग्रीमेंट और सार्क रेलवेज एग्रीमेंट पूरी तरीके से साइन नहीं हो पाए, क्योंकि पाकिस्तान ने इंटरनली प्रोसीजर को कंप्लीट नहीं किया था, या फिर इनडायरेक्टली कह लीजिए कि वो इंडिया के साथ नहीं, शायद नहीं साइन करना चाहते थे ऐसा कोई एग्रीमेंट, या बैक एंड से चाइना ने बोला होगा मत साइन करो, पाकिस्तान तो वैसे वही करता है जो चाइना बोलता है। फिर एक है सार्क एग्रीमेंट ऑन रैपिड रिस्पॉन्स टू नेचुरल डिजास्टर, ये 17वीं सार्क समिट नवंबर 2011 में साइन किया गया। इसमें यह बोला गया कि अगर डिजास्टर आता है किसी भी कंट्री में तो दूसरी सार्क कंट्रीज मदद करेंगी।